आज के इस डीप डाइव में एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो किसी भी आम वेब एप्लीकेशन को बिल्कुल बदल के रखते। हाँ बिल्कुल, एक बेहद फास्ट, स्केलेबल और मजबूत सिस्टम में बदल देने की कहानी आज हम यहाँ विश्लेषण करने वाले हैं। क्योंकि एक बेसिक वेब ऐप बनाना एक अलग बात है। सही कहा। लेकिन जब हजारों या लाखों रिक्वेस्ट एक साथ आने लगे तब पर्दे के पीछे आखिर क्या होता है, यही आज की इस चर्चा का मुख्य विषय होगा। और इस विश्लेषण के लिए हमारे पास दो बेहद दिलचस्प सोर्सेज हैं। हाँ, पहला जो है वो एक विस्तृत और काफी टेक्निकल नोट है जिसका नाम है मास्टरिंग एडवांस्ड जैंगो आर्किटेक्चर एंड रेस्ट एपीआईज। और दूसरा सोर्स एक छोटा लेकिन बेहद रोचक डॉक्यूमेंट है जी, जिसका टाइटल है द डायनामिक्स ऑफ असाइनमेंट ऑन क्लिक। तो सुनने वालों के लिए ये डीप डाइव बेसिक ट्यूटोरियल से काफी आगे का रास्ता तय करेगा। आज उन एडवांस सिस्टम्स और टूल्स की बात होगी जो बड़े वेब प्लेटफॉर्म्स की नींव होते हैं। इस चर्चा को शुरू करने से पहले उस मूल फिलॉसफी को समझना जरूरी है जिस पर जैंगो फ्रेमवर्क खड़ा है। इसे टेक्निकल दुनिया में बैटरीज इंक्लूडेड अप्रोच कहा जाता है। बैटरीज इंक्लूडेड मतलब सब कुछ पहले से मौजूद है। एकदम ठीक। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जब कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो डेटाबेस राउटिंग से लेकर एडमिन पैनल तक लगभग हर जरूरी टूल फ्रेमवर्क में पहले से मौजूद होता है। एक डेवलपर को पहिए को दोबारा आविष्कार करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर एक सच्चाई ये भी है कि जैसे जैसे एप्लीकेशन बड़ी होती है, हाँ, नए फीचर्स जुड़ते हैं, डेटा का आकार बढ़ता है, तब सिर्फ बेसिक बैटरी से काम तो नहीं चलता। एक वक्त आता है जब कोड को मेंटेन करना मुश्किल होने लगता है। ठीक इसी मोड पर इन शुरुआती टूल्स से आगे बढ़कर उन एडवांस्ड फीचर्स की जरूरत पड़ती है जो एप्लीकेशन को लंबे समय तक मजबूत और स्केलेबल बनाए रख सकें। और वही सबसे बड़ी चुनौती होती है। शुरुआत में सब कुछ कितना आसान लगता है, एक फंक्शन बनाया, उसमें लॉजिक लिखा और वेब पेज चल गया। बिल्कुल। व्यूज किसी भी वेब एप्लीकेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं क्योंकि यही तय करते हैं कि रिक्वेस्ट आने पर क्या डेटा दिखाना है। सही कहा। लेकिन नोड्स में फंक्शन बेस्ड व्यूज से आगे बढ़कर क्लास बेस्ड व्यूज यानी सीबीवीज पर खासा जोर दिया गया है। आखिर ऐसी क्या परेशानी आती है जिसके चलते डेवलपर्स को क्लास बेस्ड व्यूज की तरफ मुड़ना पड़ता है? देखिए, परेशानी आती है कोड के आकार और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी से। फंक्शन बेस्ड व्यूज छोटे कामों के लिए बेहद शानदार है, लेकिन जब एप्लीकेशन बड़ी होने लगती है तो अक्सर एक ही जैसा कोड अलग अलग व्यूज में बार बार लिखना पड़ता है। मतलब बार बार वही चीज रिपीट करनी पड़ती है। जी, मान लीजिए डेटा को वैलिडेट करना है, एरर हैंडल करना है या परमिशन चेक करनी है। अगर 20 अलग अलग व्यूज हैं तो वो कोड 20 जगह लिखा जाएगा। इसे कोड डुप्लीकेशन कहते हैं, जो एक मेंटेनेबल सिस्टम का सबसे बड़ा दुश्मन है। कर को अगर लॉजिक में एक छोटा सा बदलाव करना हो तो 20 जगहों पर जाकर अपडेट करना पड़ेगा, जो कि बहुत थका देने वाला काम है। बिल्कुल। सीवीवीज इस परेशानी को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देते हैं। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ओओपी के मूल नियमों का पालन करते हैं। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ इनहेरिटेंस जैसी चीजों का फायदा उठा रहे हैं। एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया और फिर उसके ऊपर नई चीजें जोड़ते गए। एकदम सही पकड़ा आपने। इनमें इनहेरिटेंस और मिक्सिंस जैसे कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब यह है कि एक बार एक फाउंडेशन क्लास बना ली गई तो उसे नई क्लासेस बनाने के लिए बेस के रूप में दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। मिक्सिंस भी एक रोचक कॉन्सेप्ट है। हाँ, मिक्सिंस की मदद से छोटी छोटी फंक्शनैलिटीज को अलग अलग मॉड्यूल्स में बांटकर किसी भी व्यू में प्लग इन प्ले की तरह जोड़ा जा सकता है। इससे कोड बेहद सिस्टमैटिक, पढ़ने में आसान और सबसे जरूरी छोटा हो जाता है। DRY प्रिंसिपल। जी हाँ, डोंट रिपीट योर सेल्फ प्रिंसिपल यहाँ पूरी तरह से लागू होता है। और इसी चर्चा में जेनेरिक व्यूज का जिक्र भी नोट्स में बहुत प्रमुखता से है। अगर ध्यान दिया जाए तो वेब डेवलपमेंट में बहुत सारा काम बिल्कुल एक जैसा ही होता है। सही बात है। जैसे डेटाबेस से लिस्ट निकालना या किसी एक आइटम की डिटेल दिखाना। क्या जेनेरिक व्यूज इसी थका देने वाले बॉयलर प्लेट कोड को कम करने के लिए बनाए गए हैं? हाँ बिल्कुल। फ्रेमवर्क बनाने वालों ने ये देखा कि हर डेवलपर लगभग एक ही तरह का कोड लिख रहा है, तो उन्होंने कुछ ऐसी प्री बिल्ट क्लासेस बना दी जो कॉमन पैटर्न्स को हैंडल कर लेती हैं। जैसे नोट्स में दिए गए उदाहरण। सही, सोर्सेज में लिस्ट व्यू और डिटेल व्यू का बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। अगर डेटाबेस से निकालकर बहुत सारे आर्टिकल्स की एक लिस्ट किसी वेब पेज पर दिखानी है
तो वहाँ लिस्ट व्यू का इस्तेमाल होता है। तो डेवलपर को क्या करना होता है? डेवलपर को सिर्फ डेटाबेस मॉडल का नाम बताना होता है। बाकी का काम जैसे डेटाबेस से क्वेरी करना, ऑब्जेक्ट्स को निकालना और उन्हें टेम्पलेट तक भेजना, ये सब लिस्ट व्यू खुद संभाल लेता है। जैसे आर्टिकल लिस्ट डॉट HTML टेम्पलेट पर डेटा भेजना। और वहीं अगर उस लिस्ट में से किसी एक स्पेसिफिक आर्टिकल को खोलकर उसकी पूरी डिटेल पढ़नी हो तो डिटेल व्यू काम आता है। एकदम ठीक। डिटेल व्यू यूआरएल से आइडिया स्लग पकड़ता है, डेटाबेस में उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को ढूंढता है और उसे आर्टिकल डिटेल डॉट HTML टेम्पलेट पर रेंडर कर देता है। जो काम फंक्शन बेस्ड व्यूज में शायद 20 लाइंस का होता, वो यहाँ सिर्फ 2 या 3 लाइंस में सिमट जाता है। बिल्कुल सही। लेकिन डेटा सिर्फ दिखाया तो नहीं जाता। यूजर से डेटा लेना यानी फॉर्म्स हैंडल करना किसी भी वेब ऐप का सबसे मुश्किल हिस्सा लगता है। फॉर्म दिखाना, सबमिट होने पर वैलिडेशन चेक करना, गलती होने पर वापस एरर दिखाना, ये पूरा साइकिल बड़ा लंबा होता है। हाँ, फॉर्म हैंडलिंग काफी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। नोट्स में फॉर्म्स को हैंडल करने के लिए भी एक स्पेसिफिक CBV का जिक्र है। इसमें फॉर्म व्यू कैसे मदद करता है? फॉर्म्स हैंडल करना वाकई एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन फॉर्म व्यू इस पूरे साइकिल को बहुत एलिगेंट बना देता है। सोर्स में कॉन्टैक्ट फॉर्म व्यू का एक बेहतरीन उदाहरण है। डेवलपर को मैन्युअली इफ एल्स लॉजिक नहीं लिखना पड़ता कि रिक्वेस्ट गेट है या पोस्ट है। अच्छा, फॉर्म व्यू के अंदर सिर्फ कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी होती है, जैसे कि टेम्पलेट का नाम कहाँ है, फॉर्म क्लास कौन सी है, जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म, और फॉर्म सही से भर जाने के बाद यूजर को किस URL पर भेजना है, जिसे सक्सेस URL कहते हैं। सोर्स में इसे थैंक्स URL दिखाया गया है। तो वैलिडेशन फेल होने पर जो एरर्स वापस दिखाने होते हैं, क्या वो भी ये खुद हैंडल कर लेता है? जी हाँ, वो रेंडरिंग और एरर हैंडलिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। डेवलपर को सिर्फ एक मेथड लिखना होता है, फॉर्म वैलिड। ये मेथड तभी रन होता है जब फॉर्म पूरी तरह से रूल्स के हिसाब से सही भरा गया हो। तो उस मेथड के अंदर क्या होता है? या ईमेल भेजना। बाकी सारी हेडेक फॉर्म व्यू खुद हैंडल कर लेता है। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन एक सवाल उठता है, अगर फ्रेमवर्क सब कुछ खुद कर रहा है तो क्या हम बंद नहीं जाते? मान लीजिए मुझे लिस्ट व्यू में सारे आर्टिकल्स नहीं चाहिए, सिर्फ वही चाहिए जो पिछले 1 हफ्ते में पब्लिश हुए हैं। हाँ, ये एक आम जरूरत है। या फिर टेम्पलेट में आर्टिकल लिस्ट के साथ साथ करंट वेदर का डेटा भी भेजना है। क्या हम इन प्री बिल्ट व्यूज को अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं? ये बहुत ही लाजमी सवाल है। फ्रेमवर्क का मकसद डेवलपर को बांधना नहीं, बल्कि उसको एक मजबूत नींव देना है। CVVs पूरी तरह फ्लेक्सिबल होते हैं और इनमें कस्टमाइजेशन बहुत आसानी से किया जा सकता है। वो कैसे? अगर आपका वही सिनेरियो देखें, सिर्फ पिछले 1 हफ्ते के आर्टिकल्स चाहिए, तो आप बस गेट क्वेरी सेट मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं। वहां डेटाबेस से सारा डेटा निकालने के बजाय अपनी स्पेसिफिक फिल्टर लॉजिक लगा सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टेम्पलेट में भेजनी है उसके लिए गेट कॉन्टेक्स्ट डेटा नाम का एक और मेथड होता है। इसे ओवरराइड करके कॉन्टेक्स्ट के अंदर अपना कस्टम डेटा जैसे वेदर इन्फॉर्मेशन या प्रोफाइल डिटेल्स जोड़ सकते हैं। कस्टमाइजेशन के इस लेवल की वजह से ही डेवलपर्स इन एडवांस्ड व्यूज को इतना पसंद करते हैं। चलिए व्यूज की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं। व्यूज तो तब काम करते हैं जब रिक्वेस्ट उनके पास पहुंचती है, लेकिन वेब आर्किटेक्चर में एक ऐसी लेयर भी होती है जो रिक्वेस्ट के व्यूज तक पहुंचने से पहले ही एक्टिव हो जाती है। हाँ, मिडलवेयर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। इस डीप डाइव के सोर्सेज में इसे मिडलवेयर कहा गया है। अगर इसको एक आम जिंदगी के उदाहरण से समझा जाए तो ये किसी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग के मेन सिक्योरिटी गेट की तरह लगता है। सही एनालॉजी है। बिल्डिंग में जो भी आएगा या जाएगा उसे इस गेट से होकर निकलना ही होगा, चाहे उसे किसी भी फ्लोर पर क्यों न जाना हो। ये सिक्योरिटी गेट वाली एनालॉजी मिडलवेयर के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ठीक से समझाती है। टेक्निकल शब्दों में मिडलवेयर एक बहुत ही लाइट वेट, लो लेवल प्लगइन सिस्टम की तरह काम करता है। प्लगइन सिस्टम? जी, ये फ्रेमवर्क की रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स प्रोसेसिंग के दौरान एक ग्लोबल लेवल पर डेटा को इंटरसेप्ट करता है। जब भी कोई यूजर किसी पेज पर क्लिक करके रिक्वेस्ट भेजता है, तो वो रिक्वेस्ट सीधे व्यू के पास नहीं जाती। पहले सिक्योरिटी चेक? बिल्कुल, पहले वो मिडलवेयर की इस लेयर्ड सिक्योरिटी से गुजरती है, और वहीं जब व्यू अपना काम खत्म करके रिस्पॉन्स वापस भेजता है, तो ब्राउजर तक पहुंचने से पहले भी वो इन्हीं गेट से होकर वापस निकलता है। ये सब कुछ बिल्कुल बैकग्राउंड में चलता रहता है। तो इसका मतलब ये उन कामों के लिए बेहतरीन है जो पूरी एप्लीकेशन पर लागू होते हैं, न कि सिर्फ किसी स्पेसिफिक पेज पर। फ्रेमवर्क में पहले से ही कुछ ऐसी बिल्ट इन गेट्स मौजूद होते होंगे जो स्टैंडर्ड काम करते होंगे। नोट्स में इसका क्या जिक्र है? बिल्कुल,
Django ऐसी कई डिफॉल्ट फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है जो बैकग्राउंड में खामोशी से अपना काम करती रहती हैं, जैसे ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर। हर एक रिक्वेस्ट पर यह मिडलवेयर चेक करता है कि यूजर सिस्टम में लॉग्ड इन है या नहीं, और उसकी जानकारी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ देता है। सही। फिर सेशन मिडलवेयर होता है जो यूजर के सेशन की स्टेट मेंटेन करता है। अगर ई-कॉमर्स ऐप है तो कार्ट का डेटा इसी की मदद से मेंटेन रहता है। इसके अलावा एक बहुत ही अहम सिक्योरिटी गार्ड होता है, CSRF व्यू मिडलवेयर। ये क्या करता है? ये एप्लीकेशन को क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी जैसे खतरनाक अटैक से बचाता है। ये सभी डिफॉल्ट्स इतने सीमलेसली काम करते हैं कि अक्सर डेवलपर्स को इनके होने का एहसास तक नहीं होता। लेकिन इस चर्चा का सबसे रोचक हिस्सा, जिसे वाकई एक आहा मोमेंट कहा जा सकता है, वो तब आता है जब डेवलपर्स अपना खुद का कस्टम मिडलवेयर बनाते हैं। जब फ्रेमवर्क के डिफॉल्ट टूल्स से काम न बने और कोई कस्टम ग्लोबल लॉजिक लिखना हो। कस्टम मिडलवेयर बनाना फ्रेमवर्क की असल ताकत दिखाता है। नोट्स में रिक्वेस्ट टाइमिंग मिडलवेयर का एक बेहद शानदार और प्रैक्टिकल उदाहरण है। ये किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया गया है? एक स्केलेबल एप्लीकेशन में परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सबसे जरूरी चीज होती है। कभी-कभी सिस्टम स्लो लगता है, लेकिन समझ नहीं आता कि कौन सा व्यू समय ले रहा है। तो हर व्यू में टाइमर लगाना पड़ेगा। वही तो, हर व्यू के अंदर जाकर टाइमर लगाना बेवकूफ़ी होगी। यहीं पर कस्टम मिडलवेयर काम आता है। रिक्वेस्ट टाइमिंग मिडलवेयर का मुख्य काम ये नापना है कि किसी भी रिक्वेस्ट को सिस्टम में आने से लेकर पूरी तरह प्रोसेस होकर वापस जाने में आखिर कितने मिलीसेकेंड्स या सेकेंड्स लगें। इस क्लास के अंदर मुख्य रूप से इनिट और कॉल मेथड्स होते हैं। तो अगर मैं इसको लॉजिक के हिसाब से समझना चाहूँ तो जब रिक्वेस्ट बिल्डिंग में एंटर करती है, ये कस्टम गेटकीपर एक चेक पॉइंट बना लेता है। एक स्टार्ट टाइम नोट कर लिया। हाँ, कॉल मेथड के अंदर। उसके बाद रिक्वेस्ट अपना आगे का सफर तय करती है, डेटाबेस से मिलती है, प्रोसेसिंग होती है। फिर जब वो फाइनली बाहर निकलने लगती है तो ये गेटकीपर नया समय नोट करके ड्यूरेशन निकाल लेता है। एकदम ठीक समझा आपने। यही 2 चेक पॉइंट्स होते हैं। पहला चेक पॉइंट तब लगता है जब रिक्वेस्ट आती है और दूसरा तब जब रिस्पॉन्स लौट रहा होता है। लॉजिक बहुत क्लियर है। नए समय में से पुराने समय को घटाकर ये एग्जैक्ट ड्यूरेशन कैलकुलेट कर लेता है। उसके बाद लॉगिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके ये रिकॉर्ड बना लेता है। एक सिस्टम लॉग जनरेट हो जाता है जो कुछ इस तरह दिखता है। रिक्वेस्ट पाथ /about/took 0.05 सेकेंड्स। इस डेटा को एनालाइज करके डेवलपर्स आसानी से पता लगा सकते हैं कि एप्लीकेशन का कौन सा हिस्सा स्लो काम कर रहा है। और इस नए कस्टम प्रहरी को सिस्टम में डिप्लॉय करना कितना मुश्किल है? क्या इसके लिए बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस बदलनी पड़ती हैं? बिल्कुल नहीं। इसे सिस्टम में जोड़ना बेहद आसान है। प्रोजेक्ट की मुख्य सेटिंग्स .py फाइल में एक लिस्ट होती है जिसे मिडलवेयर अरे कहा जाता है। अच्छा। बस इस नए कस्टम क्लास का पाथ उस लिस्ट में जोड़ देना होता है। एक बार वहां नाम लिख दिया तो फ्रेमवर्क समझ जाता है कि अब से हर रिक्वेस्ट को इस नए टाइमर से होकर ही गुजरना है। ये आर्किटेक्चरल डिजाइन की खूबसूरती है, जहां नए ग्लोबल फीचर्स को प्लग इन करना इतना आसान है। ये पूरा आर्किटेक्चर अपने आप में बहुत मजबूत लगता है, लेकिन इस डीप डाइव को अब एक ऐसे अहम मोड़ पर ले चलते हैं जो आज के ज़माने की सबसे बड़ी ज़रूरत है। अब तक सारी बात उस आर्किटेक्चर की हो रही थी जो HTML पेजेस रेंडर करके ब्राउज़र पर दिखाता है। HTML टेम्पलेट्स की। बिल्कुल, लेकिन आज की दुनिया सिंगल पेज एप्लीकेशंस, रिएक्ट, व्यू और मोबाइल ऐप्स की है। वहाँ फ्रंट एंड को सर्वर से HTML नहीं चाहिए होता, उन्हें डेटा चाहिए होता है। प्योर डेटा जो आमतौर पर जेसन फॉर्मेट में होता है। यही पर सोर्सेज में इस विश्लेषण का सबसे बड़ा हिस्सा सामने आता है। Django रेस्ट फ्रेमवर्क यानी DRF और API डेवलपमेंट। सही दिशा पकड़ी है। एक ट्रेडिशनल वेबसाइट और एक मॉडर्न वेब सिस्टम के बीच का रास्ता API से होकर गुजरता है। जब फ्रंट एंड और बैक एंड बिल्कुल अलग-अलग टेक्नोलॉजीज पर चल रहे हों तो उन्हें आपस में बात करने के लिए कॉमन भाषा चाहिए होती है। और वो भाषा जेसन है। जी। DRF एक ऐसी पावरफुल टूलकिट है जो इस बैकएंड को APIs के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने खोलने का सिस्टमैटिक तरीका देती है। इस पूरे फ्रेमवर्क का जो सबसे बड़ा पहिया है, जो मुख्य किरदार है, वो है सीरियलाइजर्स। सीरियलाइजर शब्द सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन अगर इसका मूल काम देखा जाए तो ये एक दो तरफा अनुवादक यानी ट्रांसलेटर की तरह तो है। फॉर्म्स की तरह ही दिखते हैं ये, लेकिन इनका आउटपुट वेब पेज नहीं होता। ट्रांसलेशन की एनालॉजी इसके काम को बिल्कुल परफेक्टली डिफाइन करती है। बैकएंड में हमारा डेटा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स और डेटाबेस क्वेरी सेट्स के रूप में पढ़ा होता है, जिसे मोबाइल ऐप नहीं समझ सकती।
तो वहां सीरियलाइजर काम आता है। हाँ, सीरियलाइजर इस कॉम्प्लेक्स डेटा को नेटिव पाइथन डेटा टाइप्स में कन्वर्ट करता है। फिर वहां से उसे आसानी से जेसॉन फॉर्मेट में बदल दिया जाता है और जब मोबाइल ऐप से नया डेटा सर्वर पर आता है तो ये सीरियलाइजर वही काम उल्टा करता है, जेसॉन को वापस कॉम्प्लेक्स डेटाबेस ऑब्जेक्ट में ट्रांसलेट और वैलिडेट करता है। नोट्स में एक बुक सीरियलाइजर का बड़ा ही क्लियर उदाहरण है। वहां डिफाइन किया गया है कि बुक मॉडल से कौन-कौन से फील्ड्स इस ट्रांसलेशन प्रोसेस से गुजरेंगे। सही, जैसे आईडी, टाइटल, ऑथर, पब्लिश डेट और आईएसबीएन। बस ये मेटा डेटा डिफाइन कर दिया और फ्रेमवर्क खुद समझ जाता है कि किस डेटा को किस टाइप में कास्ट करना है। और यही इसकी ताकत है। आपको मैन्युअली हर एक फील्ड को पकड़कर स्ट्रिंग या इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करना पड़ता। सीरियलाइजर्स टाइप चेकिंग और डेटा वैलिडेशन दोनों खामोशी से हैंडल कर लेते हैं। अगर किसी एपीआई ने गलत डेट फॉर्मेट भेज दिया तो सीरियलाइजर उसको वहीं ब्लॉक करके वैलिडेशन एरर थ्रो कर देगा, बिल्कुल फॉर्म्स की तरह। लेकिन जब हम एपीआईज बनाते हैं तो हर एक डेटा मॉडल के लिए 5 बेसिक एक्शंस होते हैं। लिस्ट देखना, नया रिकॉर्ड क्रिएट करना, स्पेसिफिक डिटेल देखना, अपडेट करना और डिलीट करना, जिसे आमतौर पर CURD ऑपरेशंस कहा जाता है। जी, CURD ऑपरेशंस। अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो इन 5 एक्शंस के लिए 5 अलग एपीआई एंड पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। क्या डीआरएफ के पास इस रिडंडेंसी से बचने का कोई तरीका है? बिल्कुल है, और उसे व्यू सेट्स कहा जाता है। डीआरएफ डेवलपर्स का सबसे बड़ा मकसद यही था कि कॉमन एपीआई पैटर्न्स को ऑटोमेट किया जाए। सोर्स में जो बुक व्यू सेट का उदाहरण है वो इसी रिडंडेंसी को खत्म करता है। कैसे? डेवलपर को अलग-अलग व्यूज लिखने की जरूरत नहीं है। इस एक अकेले व्यू सेट क्लास के अंदर लिस्ट, क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट और डिस्ट्रॉय, ये पांचों एक्शंस ऑटोमेटिकली बंडल हो जाते हैं एक ही क्लास में? हाँ, बस क्वेरी सेट और सीरियलाइजर क्लास बतानी होती है, बाकी बैकएंड की सारी हैवी लिफ्टिंग डीआरएफ खुद हैंडल कर लेता है। ये तो व्यूज को सिंप्लीफाई करने की बात हुई, लेकिन इन व्यूज को एक्सेस करने के लिए यूआरएल्स भी तो बनाने पड़ेंगे। आमतौर पर हर एक एंड पॉइंट के लिए यूआरएल मैपिंग करनी पड़ती है, लाइक /books/ के लिए अलग, /books/1/ के लिए अलग। अगर 5 एक्शंस हैं तो यूआरएल्स मैप करना भी थका देने वाला काम हो जाता होगा। वहां पर डीआरएफ के राउटर्स डेवलपर्स की जिंदगी आसान बनाते हैं। जब आप व्यू सेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यूआरएल्स मैन्युअली मैप करने की जरूरत ही नहीं होती। नोट्स में डिफॉल्ट राउटर का जिक्र है। ये राउटर काम कैसे करता है? इस राउटर के पास बस इस बुक व्यू सेट को रजिस्टर कर दिया जाता है। ये राउटर इतना स्मार्ट है कि वो अपने आप समझ जाता है कि लिस्ट देखने के लिए /books/get मेथड पर चलाना है और नया रिकॉर्ड बनाने के लिए उसी यूआरएल पर पोस्ट मेथड चलाना है। क्या बात है! किसी स्पेसिफिक बुक को अपडेट या डिलीट करना हो तो /books/id जैसा यूआरएल स्ट्रक्चर ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। जो कॉन्फ़िगरेशन पहले 10 लाइंस की होती थी वो 2 लाइंस में सिमट जाती है। इससे कोड क्लीन रहता है और नए फीचर्स जल्दी शिप हो सकते हैं। लेकिन डेटा दिखाने से ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा डेटा को प्रोटेक्ट करने का होता है। एपीआईज ओपन नेचर की होती हैं, तो वहां सिक्योरिटी को कैसे हैंडल किया जाता है? डीआरएफ में ऑथेंटिकेशन और परमिशंस को लेकर क्या सिस्टम दिया गया है? सिक्योरिटी किसी भी मॉडर्न आर्किटेक्चर का सबसे नाजुक हिस्सा है। डीआरएफ इस मामले में बहुत ही ग्रैन्युलर कंट्रोल देता है। ग्रैनुलर कंट्रोल? ग्रैन्युलर कंट्रोल यानी आप सिस्टम के एक-एक हिस्से पर बारीकी से सिक्योरिटी रूल्स लगा सकते हैं। मान लीजिए एपीआई का कोई हिस्सा पब्लिक है, लेकिन नया रिकॉर्ड बनाने के लिए यूजर का लॉग्ड इन होना जरूरी है, तो वहां इज ऑथेंटिकेटेड जैसी परमिशन क्लास लगाई जा सकती है। और ऑथेंटिकेशन के तरीके? सोर्स में बहुत क्लियरली बताया गया है कि डीआरएफ मॉडर्न सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को पूरी तरह सपोर्ट करता है। चाहे वो बेसिक ऑथेंटिकेशन हो, मॉडर्न मोबाइल ऐप्स के लिए टोकन ऑथेंटिकेशन हो, सेशन बेस्ड हो या फिर थर्ड पार्टी लॉगिन के लिए OAuth हो, ये सब सीमलेसली इंटीग्रेट हो जाते हैं। ये पूरा इकोसिस्टम अपने आप में एक बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना लगता है। चलिए इस गहरे तकनीकी विश्लेषण को आगे बढ़ाते हुए अब उस दूसरे सोर्स पर आते हैं जो शुरुआत से एक मिस्ट्री बना हुआ था। डॉक्यूमेंट का नाम है द डायनामिक्स ऑफ असाइनमेंट ऑन क्लिक। सुनने वालों के लिए बताना जरूरी है कि इस डॉक्यूमेंट में सिर्फ यही एक टाइटल लिखा हुआ है, इसके आगे और कोई डिटेल्स नहीं है। हाँ, सिर्फ एक टाइटल। हाँ, लेकिन इस चर्चा की इस पड़ाव पर यह अकेली लाइन बहुत कुछ बयान करती है।
आखिर क्या डायनामिक्स हैं इस एक क्लिक के पीछे? इस एक लाइन को हमें अभी तक डिस्कस किए गए पूरे आर्किटेक्चर के लेंस से देखना होगा। ये किसी एक स्पेसिफिक कोड ब्लॉक की बात नहीं कर रहा है, बल्कि सिस्टम के मैक्रो लेवल फ्लो को समझा रहा है। फ्लो कैसे काम करता है? जब एक एंड यूजर किसी मोबाइल ऐप या वेब पेज पर सबमिट या असाइन बटन पर क्लिक करता है, तो डायनामिक्स कैसे अनफोल्ड होते हैं, हमें उसे ट्रेस करना होगा। एक आम यूजर के लिए वो बस एक टैप है, लेकिन बैकएंड पर वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स यात्रा शुरू करता है। अगर मैं इसको अभी तक की चर्चा से जोड़ूं, तो जैसे ही वो क्लिक होता है, फ्रंट एंड एक जेसन फॉर्मेट में रिक्वेस्ट नेटवर्क के जरिए सर्वर की तरफ फेंकता है। सर्वर पर आते ही सबसे पहले उस रिक्वेस्ट को उस कस्टम मिडलवेयर गेटकीपर का सामना करना पड़ता है, जहां टाइमर स्टार्ट हो जाता है और सिक्योरिटी चेक्स होते हैं। बिल्कुल सही ट्रेस कर रहे हैं। उसके बाद वह रिक्वेस्ट डीआरएफ के स्मार्ट राउटर से होते हुए सही यूआरएल एंडपॉइंट तक पहुंचती है। वहां पर व्यू सेट एक्टिवेट होता है, जो पहले परमिशंस चेक करता है कि क्या इस यूजर को असाइन करने का हक है भी या नहीं। और परमिशंस पास होने के बाद एंट्री होती है सीरियलाइजर की। सीरियलाइजर उस आते हुए जेसॉन डेटा को वापस बैकएंड की नेटिव भाषा में ट्रांसलेट करता है, स्ट्रिक्ट वैलिडेशन रूल्स चेक करता है कि डेटा टाइप सही है या नहीं। और जब हर एक सिक्योरिटी लेयर और वैलिडेशन चेक पास हो जाता है, तब फाइनल असाइनमेंट यानी डेटाबेस में नया डेटा सेव होने का काम मुकम्मल होता है। फिर वही पूरा रास्ता उल्टा तय होता है। मिडलवेयर चेक पॉइंट पर टाइमर स्टॉप होता है और एंड यूजर की स्क्रीन पर एक ग्रीन टिक आ जाता है। एक छोटा सा क्लिक सेकंड्स के 1000वें हिस्से में इन सारे एडवांस लेयर से गुजर जाता है। यही है इस आर्किटेक्चर की तेजी और उस क्लिक के पीछे का डायनामिक्स। तो इस डीप डाइव में हमने देखा कि एक स्केलेबल एप्लीकेशन के पीछे क्या मशीनरी काम करती है। क्लास बेस्ड व्यूज का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीका, जो कोड को ड्राई और क्लीन रखता है। मिडलवेयर की शक्ति, जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल को ग्लोबली मैनेज और मॉनिटर करती है। और Django रेस्ट फ्रेमवर्क का बेहतरीन इकोसिस्टम, सीरियलाइजर्स, व्यू सेट्स और राउटर्स, जो मॉडर्न एपीआईज बनाने के प्रोसेस को इंतहाई आसान और सिक्योर बना देता है। ये सारे टूल्स मिलकर डेवलपर्स को वो ताकत देते हैं जिससे बड़ी से बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी को संभाला जा सकता है। सही मायनों में देखा जाए तो ये एडवांस्ड आर्किटेक्चर इसलिए बनाया गया है ताकि इंजीनियर्स का वक्त रेपिटेटिव कोड लिखने में ना बर्बाद हो, बल्कि नए और इनोवेटिव फीचर्स सोचने में लगे। चाहे एक डेटा हेवी डैशबोर्ड बनाना हो या एक कटिंग एज हाई स्पीड मोबाइल एपीआई, ये फाउंडेशनल टूल्स उन चुनौतियों का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। आज की इस बेहतरीन और गहरी चर्चा के अंत में इन सारी तकनीकी बातों और इन शक्तिशाली फ्रेमवर्क्स की ऑटोमेटेड कैपेबिलिटीज को देखकर एक ऐसा सवाल ज़हन में उभर कर आता है जिस पर विचार करना लाजमी है। जब Django रेस्ट फ्रेमवर्क, जेनेरिक व्यूज और आने वाले एडवांस टूल्स राउटिंग, कॉम्प्लेक्स डेटा वैलिडेशन और हर तरह के डेटाबेस क्वेरीज जैसे मुश्किल बैकएंड कामों को इतनी आसानी से ऑटोमेट और मैनेज कर देते हैं, तो क्या आने वाले 5 सालों में बैकएंड डेवलपमेंट पूरी तरह से सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन का काम बनकर रह जाएगा, जहां डेवलपर्स को लॉजिक लिखने के बजाय सिर्फ सही टूल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ना और कॉन्फ़िगर करना होगा? और अगर ऑटोमेशन और प्री बिल्ड टूल्स इसी रफ्तार से बढ़ते रहे, तो सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में एक इंजीनियर का मुख्य काम, उसकी असल वैल्यू आखिर क्या रह जाएगी।